जिंदगी विद ऋचा में आज जो मेरी मेहमान है वो रियल लाइफ मर्दानी है। इन्होंने करीब 1,500 बच्चों को बचाया है जो या तो अपने परिवार से बिछुड़ गए थे, खो गए थे, घर से भाग गए थे या फिर जिनकी तस्करी की जा रही थी। कहना कितना आसान है कि 1,500 बच्चे, लेकिन हर उस बच्चे की एक कहानी होगी। जिस टाइम आप सोचेंगे किसी बच्ची के लिए कि वो मिलने जा रही है या उसको फलाने की जगह ले जाया जा रहा है, उसके बाद वो किस चैनल से कहाँ तक जाएगी नहीं सोच सकते। कई बार जो तस्कर है वही अपने आप को चाचा मामा कहलवा दे और आप कैसे कैसे कहेंगे कि भाई आप। उसमें बहुत मुश्किल होता है। मतलब मैंने रियल में देखा कि अच्छा बच्चियाँ ऐसे निकलती हैं, धोखे से निकल गई या बहलाने फुसलाने में निकल गई, किसी ने प्यार के चक्कर में फंसा लिया। सबसे ज़्यादा अभी सबसे ज़्यादा यही केस आ रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बच्चों को ले जाते हैं, उन्हें ज़्यादा पैसे भी देने होते हैं और इन केस कोई एक्सीडेंट हो भी जाए तो कहाँ पता चलता है, वो इधर उधर कहीं ना कहीं गायब कर देते हैं। एक बच्ची का बताऊंगी मैं, वो मुझे लगता है शायद वो 14-15 साल की थी और वो जिससे बातचीत कर रही थी या जिसकी बातचीत के भरोसे आई थी, 30 साल का था वो बंदा। ट्रैफिकिंग पर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बच्चियों के मामले में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। उनके लिए लगता है कि वो कैसे मतलब किसी पे इतना यकीन कर लेती हैं कि उसके लिए अपने घर से वो निकल जाती हैं। वो लेबर ले जाते हैं, उनका एक डिसाइडेड रहता है कि हम इतने लेबर लाएंगे तो पर लेबर का उनको चार्जेस मिलता है और एक बार बच गए दोबारा भेज दिए जाएंगे। आप लोग कब तक बचाएंगे? ये मेरा मानना है कि अगर मेरी वर्दी एक भी बच्चे के मतलब मदद करती है तो वो शायद पूरे देश के लिए बहुत अच्छा है और 1000 बच्चों के बराबर है वो। जिंदगी विद ऋचा में आज जो मेरी मेहमान है वो रियल लाइफ मर्दानी है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में इंस्पेक्टर हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि साल 2024 और 25 सिर्फ इन 2 सालों के अंदर इन्होंने करीब 1,500 बच्चों को बचाया है। बचाया मतलब वो बच्चे जो या तो अपने परिवार से बिछुड़ गए थे, खो गए थे, घर से भाग गए थे या फिर जिनकी तस्करी की जा रही थी। इन 1,500 बच्चों को बचाने के इनाम के तौर पर इन्हें हाल ही में अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज मेरी मेहमान है चंदना सिन्हा। चंदना, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। एंड इतना अच्छा लग रहा है आज आप यहाँ आई हैं। आपको जब इस पुरस्कार के बारे में बताया गया तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? मैं इन जनरल जो मेरा ड्यूटी होता है मैं वो काम कर रही थी और 3 या 4 तारीख का डेट है, मुझे ध्यान नहीं है। मैं शाम में ड्यूटी से आई तो मेरे फ़ोन पे एक व्हाट्सएप आया जिसमें रेल सेवा पुरस्कार का लिस्ट था। तो मैंने वैसे ही जाने दिया कि ठीक है, बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं। फिर मैंने चाय पीते पीते एक बार और देख लिया कि हो सकता है मेरा कोई जान पहचान वाला होगा तो मैं उससे मुबारकबाद दूंगी। तो जब मैंने देखा तो उसमें 44 नंबर पे मेरा नाम था। तो मैंने एक बार स्क्रॉल कर दिया कि पता नहीं क्या चीज़ है, फिर मुझे लगा नहीं वो मेरा ही नाम है। फिर 1 से 1.5 घंटे बाद मुझे घर पे मैंने बताया कि मैंने अभी एक लिस्ट देखी है, उसमें मेरा नाम है। तो अभी मुझे कंफर्म नहीं है, हो सकता है ये वैसे ही लिस्ट निकली हो और अभी कंफर्म लिस्ट निकलने वाली हो। फिर 6 तारीख को मेरे सीनियर डीएससी के पास जो है लेटर आ गया, तो उन्होंने मुझे बताया, तब मुझे पता चला कि मतलब आपको कोई उम्मीद नहीं थी या पहले से आपके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ था कि भाई आपने अच्छा काम किया इसलिए आपको सम्मानित कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये हमारा काम है, आरपीएफ का काम है, तो उस काम को ही मैं अपने लगन से कर रही थी। और हर साल मतलब किसी ना किसी तरह का रेलवे द्वारा जो है अवार्ड घोषित किया जाता है, तो जो भी अच्छा काम करता है उनका नाम रिकमेंड होता है। तो इन जनरल शायद मेरा नाम रिकमेंड किया गया होगा और फिर क्या बात है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आप इंस्पेक्टर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी क्या क्या है? वैसे रेलवे सुरक्षा बल में काम करने के नाते मेरी जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी होती है, जो हम जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पे और रेलवे प्रीमाइसेस में, जितने भी तरह के अपराध हैं और उनकी रोकथाम करना, यात्री और यात्री सामान की सुरक्षा करना। तो अब जैसे बच्चों को बचाने वाला काम आया, ये इसका कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। कैसे आपको पता चलता है भाई जो खोया है बच्चा वो तो फिर भी आके मदद मांग लेगा, लेकिन जो जानबूझ के घर से भागा है या जो इसकी तस्करी हो रही है वो कैसे आपको पता चलेगा? कैसे बचाएंगे आप उसको?
देखिए कुछ चीज़ें तो मतलब लिमिट है, इसलिए शायद मैं ना बता पाऊँ। हाँ, अच्छा। लेकिन जो भागे हुए बच्चे हैं वो इतनी आसानी से घर जाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो घर से जो भाग गए हैं ना, तो वो तो कभी उनको हेल्प चाहिए ही नहीं। उनको तो लगता है कि हम दुनिया जीतने निकले हैं और जो भी हमें समझा रहा है वो गलत समझा रहा है। और कई बार वो स्टेशन पे आके उन्हें ये भी एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि उन्हें कौन सी ट्रेन पकड़नी है। बस हमें तो ट्रेन पकड़नी है, घर से कुछ 50-60 रुपए या 100 रुपए जो भी लेके निकल गए या उससे बड़ा अमाउंट, तो जब तक वो चल रहा है तब तक उन्होंने चाय पिया, कहीं कुछ किया। तो इस तरह का हुआ। और उनको तो जब वो काफ़ी देर अकेले होते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं, क्योंकि हम पूरा दिन उसी माहौल में काम करते हैं। मतलब हम लोग कुछ अलग तरीके से नहीं काम करते, पैसेंजर्स के बीच में रह के काम करते हैं। तो उनकी नज़र हमारे ऊपर नहीं होती, बट हमारी नज़र उन पे होती है सीसीटीवी के माध्यम से। और भी स्टाफ जो रहता है वो अलग अलग जगह पे खड़े होके, बैठ करके, साइड में घूम करके ऐसा धीरे धीरे जो है पता कर लेते हैं कि ये बच्चे अलग हैं। और तस्करी वालों की बात करूँ तो जब भी कोई ट्रैफिकर होता है तो वो बच्चों के साथ नहीं चलते कभी भी। अच्छा। हाँ, वो बच्चों को अलग रखेंगे और खुद अलग रहते हैं, ताकि अगर पकड़े जाएं बच्चे, हाँ, तो इन केस वैसा तो उनका बिल्कुल फुल प्रूफ रहता है, क्योंकि ये डायरेक्ट चैनल से नहीं होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैनल पे होते हैं। मतलब कोई ले जाने वाला कोई और होता है, आगे वो किसी और के जी कोई और वहाँ से उसको फॉलो करता जाएगा। तो डायरेक्ट चैनल का कोई नहीं होता है, तो वो फिर भी दूर पे रह करके वो नज़र रखते हैं कि मतलब वो होता है ना कि हम अपने सामान की नज़र रखें, बस वो सामान इधर उधर मत हो और बाकी हम पे कोई नहीं ध्यान दे, इस तरह का। तो वो पूछताछ के दौरान, या कई बार होता है कि हाँ अगर बच्चा डरा सहमा दिख रहा है तो हम लोग पूछ लेते हैं डायरेक्ट, फिर उनसे पूछताछ करते हैं। एक बात बताइए, लाखों की भीड़ हर दिन देश के हर स्टेशन पर होती है, लेकिन लाखों लोगों में किसी बच्चे को स्पॉट करना और फिर ये समझने की कोशिश करना कि ये खोया है या घर से भागा है या अपने माता पिता को ढूंढ रहा है या फिर इसकी तस्करी हो रही है, ये भी तो आसान नहीं है। क्योंकि कई बार आप गलत भी हो जाएंगे, आप किसी बच्चे के पास जाएंगे, उसके पेरेंट्स ही आ जाएंगे कि अरे हमारा बच्चा है। हाँ, ऐसा कई बार हुआ है। हाँ, लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट है। एक बार दो बच्चे थे, भाई बहन थे, और उनकी वाकई में उनकी हालत ऐसे लग नहीं रही थी कि वो बहुत मतलब ठीक ठाक घर से हैं, और वो काफ़ी देर से इधर उधर घूम रहे थे, कभी कुरकुरे लेके आ रहे थे, कभी कुछ। तो ऐसा देखते देखते उन्हें, मुझे लगता है कि हाफ एन आवर से ज़्यादा हो गया। तो हम लोग यही डिसाइड कर रहे थे कि उनसे पूछे ना पूछे। तो हम लोग, मैं मेरी स्टाफ एक, हम गए सीधे उनसे पूछताछ करने लगे कि क्या हो गया, क्या ले रहे हो, कितने का लेके आए, क्या किया। तो थोड़ी ही देर में देखा कि जब हम उनसे बात करने लगे तो कुछ दूरी पे ही उनके चाचा करके थे, वो आ गए। मैं इनका चाचा हूँ, तो बच्चे भी चाचा बताए। लेकिन कुछ देर बाद पूछताछ हम लोग की गहरी होते गई। आई कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, बाकी सारी चीज़ें। मतलब हम लोग को शक हो गया कि है कुछ गड़बड़ है। तो पता चला कि मतलब बच्चों को, वो भी काम करते हैं कहीं, और बच्चों को भी है उनके रिश्तेदार ही, लेकिन काम का लालच देकर उनको ले जा रहे हैं। तो अब रिश्तेदार हैं तो ज़्यादा तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते थे उन्हें, लेकिन फिर भी उन्हें चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा उनके घर वापस भेजा गया। अच्छा, बच्चों को वापस भेजा जी। गया। हाँ, क्योंकि ये भी तो कहीं हो सकता है ना, कई बार जो तस्कर है वही अपने आप को चाचा मामा कहलवा दे, और आप कैसे कैसे कहेंगे कि भाई आप नहीं उसमें है। बहुत मुश्किल होता है। बट ऐसा हुआ है कई बार कि तस्कर ने अपने आप को, जी, ऐसा कई बार ऐसा हुआ है कि वो जगत चाचा हो जाते हैं, हाँ, मोहल्ले के चाचा हैं, मुझे काम दिलाने ले जा रहे हैं। लेकिन फिर हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं वहाँ पे, और काफ़ी देर बिठा के रखने पे, काउंसलिंग करवाने पे, CHL के द्वारा काउंसलिंग करवाने पे, तो धीरे धीरे एक मतलब फिर होता है ना कि पुलिस अपनी सख्ती पे भी आती है। तो जब हम सख्ती पे आ जाते हैं तो फाइनली वो डिस्क्लोज हो जाता है कि कोई ऐसा चाचा या जीजा इस टाइप का कुछ नहीं है, वो लेके ही जा रहे हैं, काम की उद्देश्य से लेके जा रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ ना चंदना, कि कहना कितना आसान है कि 1,500 बच्चे, लेकिन हर उस बच्चे की एक कहानी होगी। हर वो बच्चा, वो एक पूरा जीवन है। बिल्कुल। और वो जीवन खत्म हो सकता था, बर्बाद हो सकता था, गलत हाथों में पड़ सकता था। आप सोच नहीं सकते, मतलब जिस टाइम आप सोचेंगे किसी बच्ची के लिए कि वो मिलने जा रही है या उसको फलाने की जगह ले जाया जा रहा है, उसके बाद वो किस चैनल से कहाँ तक जाएगी नहीं सोच सकते। तो मेरा या मेरी टीम का या हम RPF का यही उद्देश्य है कि जो भी बच्चा है वो अपने घर जाए पहले,
फर्स्ट वो अपने घर जाए, सुरक्षित हाथों में जाए। अगर घर नहीं जाना चाहता है, जैसे गरीब बच्चे होते हैं जो घर में वापस नहीं जाना चाहते हैं, वो पढ़ाई करना चाहते हैं, तो CHL और CWC के द्वारा उनको काउंसलिंग करवा के चाइल्ड शेल्टर होम में ले जाया जाता है, जहाँ ये सुविधाएं हैं कि अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो यूपी गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट है वो पढ़ाती हैं उन्हें। बच्चा अगर काम सीखना चाहता है साथ ही साथ, तो एक रिकॉग्नाइज जो उस पर काम जो छोटा मोटा जिससे जीवन वो चला सके उस तरह का काम भी सिखाया जाता है, साइड बाय साइड रहता है। हाँ, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे, मतलब हम एक स्कूल चलाते हैं गरीब बच्चों के लिए, तो कई बार ऐसे बच्चे आते हैं जो माता पिता से भी परेशान है, कई बार माँ सौतेली माँ है, बहुत मारती है, पढ़ने नहीं देती, इस तरह की तो प्रॉब्लम्स है। वो भाग गया बच्चा घर से, आप क्या करोगे? उसको घर भी भेजोगे तो उसका कुछ भला नहीं होने वाला, शायद अब पहले से ज्यादा पिटाई हो जी। तो कितना मुश्किल होता है ना ये डिसाइड करना कि क्या किया जाए इस बच्चे के साथ। हाँ, लेकिन जो हमारा सबसे पहला मतलब कदम है वो ये रहता है कि ये बच्चा सुरक्षित पहले तो हम पे विश्वास करे, क्योंकि हम पे विश्वास करना उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर CHL चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा उनको हम CWC में प्रोड्यूस करवाते हैं, तो CWC भी ये तसल्ली कर ले कि उस बच्चे के साथ वाकई किसी तरह की परेशानी है, वो घर नहीं जाना चाहता है, तो चाइल्ड शेल्टर होम में रख करके फिर जितने दिन वो रहता है, जितने दिन वो स्वस्थ मतलब वो रह करके पढ़ाई करना चाहता है, जो जनरली होता है कि 14-15 साल के बच्चे होते हैं तो 18 साल तक उनकी पढ़ाई होती है। ये जो आपने 1,500 बच्चे आपने और आपकी टीम ने बचाए हैं, ये एक खास ऑपरेशन के तहत है जी। या ये वैसे ही आपकी ड्यूटी का हिस्सा है या? नहीं, ये ऑपरेशन के तहत है। 2022 में श्री कैलाश सत्यार्थी जी जो कि बचपन बचाओ आंदोलन के हैं, उनके साथ RPF का MOU साइन हुआ था। उसमें नन्हे फरिश्ते और ऑपरेशन आहट के तहत हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की, RPF ने कार्रवाई शुरू की। तो उस टाइम से RPF जो है यात्री और यात्री सुरक्षा के अलावा स्पेशली मतलब बच्चों की तस्करी और लापता बच्चों की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देने लगी। तो जैसे आपका एक आंकड़ा है 1,500 का, बट देश भर में और भी अधिकारी कर रहे होंगे और भी इंस्पेक्टर्स, तो कुछ आप बता सकते हैं कि पिछले 2-3 साल में देश भर में कितने बच्चों को बचाया गया है? बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये तो हो गया सिर्फ लखनऊ मंडल का, डिवीज़न का, और NR जोन का। तो NR जोन में बहुत सारे हैं और इस तरह 16 जोन में और भी ज़्यादा होंगे। और हर जगह इतना ही अच्छे से काम हो रहा है जी। इतने तरीके से। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते और ऑपरेशन आहत। नन्हे फरिश्ते में लापता बच्चों का है, और आहत में तस्करी वाले बच्चों का है। AAHT है आहत। कोई कहानी जो सबसे ज़्यादा जिसने आपको तो कष्ट दिया हो या बहुत ज़्यादा दिल को छू गई हो? कई बार ऐसा हुआ कि घर आती हैं ड्यूटी से तो रो पड़ती होंगी उस बच्चे के बारे में सोच के। कुछ कहानी आज आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं खुद एक बिटिया है मेरी, तो बच्चों के प्रति बहुत मेरा लगाव है, और ये मेरा मानना है कि अगर मेरी वर्दी एक भी बच्चे के मतलब मदद करती है तो वो शायद पूरे देश के लिए बहुत अच्छा है, और 1000 बच्चों के बराबर है वो। तो मेरे लिए तो सभी केस बहुत ज़रूरी रहे, और कुछ केस होते हैं जो बहुत दिल को छू जाते हैं, स्पेशली जो बच्चियों के केस होते हैं, जब मतलब मैंने रियल में देखा कि अच्छा बच्चियां ऐसे निकलती हैं, धोखे से निकल गई या बहलाने फुसलाने में निकल गई, किसी ने प्यार के चक्कर में फंसा लिया। सबसे ज़्यादा यही केस आ रहे हैं। तो ज़रा सा भी माता पिता ने डांटा, बस निकल गए कि अब तो हमें आगे जाना है। तो जब उनके लिए आप रियल में सामने देखेंगे तो मुझे लगता है कि वाकई बहुत दिल दहल जाता है उनके लिए। तो जब उन्हें हम शेल्टर होम तक पहुंचा देते हैं तब मुझे लगता है कि नहीं, कुछ तो सुरक्षित हो गई। क्योंकि कोई खास इंसिडेंट शेयर कीजिए ना कुछ बच्चों के अपने। एक बच्ची थी, वो 10th क्लास की थी, बहुत अच्छी उसके एग्ज़ाम मतलब सब्जेक्ट उसका बहुत मैथ्स का था, उसमें बहुत अच्छा उसका नंबर आया था, और वो हाइट में छोटी थी, मतलब दिखने में बहुत छोटी सी थी। वो स्कूल के लिए घर से निकली थी, बट वो स्कूल ना जा कर के मतलब ट्रेन पकड़ के वो लखनऊ में पहुंच गई, मतलब भागी है, मन से भागी है। तो अब वो जैसे ही ट्रेन से उतरी और इत्तेफाकन हम लोग को मिल गई मतलब वो ट्रेन से उतर रही थी, चूँकि उसने स्कूल बैग डाला हुआ था, तो हम लोगों ने बिना देर किए, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन थी कि कोई बच्ची भागी? नहीं, अच्छा। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट हम लोग के रूटीन चेकिंग के दौरान जब उसको देखा तो मतलब उसमें कोई देर या कोई दो मत नहीं था। अच्छा। क्योंकि बच्ची अकेली उतर रही है तो जो सीधी सी बात है कि कुछ तो भी गड़बड़ है। तो हम उसके पास गए, उससे बातचीत की। तब तक मैं दूसरा काम कर रही थी, मेरी स्टाफ उससे बातचीत की, तो वो काफ़ी एरोगेंट, आपको क्यों बताऊं, मेरा आपसे क्या मतलब है, मैं पढ़ाई करने आई हूँ, स्कूल की तरफ से मुझे भेजा गया है। बड़े सारे सवाल घुमा के आधे घंटे में उसने खूब घुमा लिया।
उसके बाद मैं पहुंची तो मैंने उसको सिर्फ 2-3 सवाल पूछे उसके माता पिता से, सब मैंने उसके कॉपीज़ देखी। तो उसको थोड़ी देर, आधे घंटे, 1 घंटे, फिर हमने पानी वानी पिलाया, चाय के लिए पूछा, फिर मैंने उसके 10th के 2-3 वैसे सवाल पूछ लिए। तो थोड़ी देर और हुआ था, 1 से 1.5 घंटे, तो वो बच्ची बिल्कुल उठी और मुझे पकड़ के रोने लगी। तो थोड़ी देर तक तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। मुझे लगा कि कोई बात है बेटा, मतलब पेट में दर्द या कुछ इस तरह का मैटर। मुझे थोड़ा सा शक हुआ क्योंकि बच्ची का एज देख के लग रहा था। तो वो नहीं, वो बस रोई जा रही है, रोई जा रही है। तो फिर मैंने बस पूछा कि क्या मम्मी ने मारा तुम्हें? तो बोली हाँ, मुझे मम्मी बहुत मारती है, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ और मुझे काम करवाती है, मारती है। तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि बच्ची बोल तो रही है लेकिन कुछ और मैटर है। और उसके साथ हमें कम से कम 3 घंटे लग गए थे पूछताछ में, और लास्ट के तीसरे घंटे में उसने बताया कि किसी दूसरे शहर में उसकी किसी से बातचीत होती है ऑनलाइन, ओह माय गॉड, व्हाट्सएप में। और उसने उसको बोला कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी मम्मी मारती है, तुम मेरे घर आ जाओ, मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल मारपीट नहीं करती हैं। उसको उसने ये भी बता रखा था कि कौन सी ट्रेन पकड़नी है। तो पूरा प्लान था, कोई उसको बिल्कुल ट्रैफिक करना चाह रहा होगा, हो सकता है, या क्या कुछ भी हो सकता है। देखिए, उसको हम लोग ट्रैफिक में लें या जिसमें लें, वो उसके साथ क्या ही करता सोच नहीं सकते। और ये सब हो रहा है, कितनी घटनाएं हम लोग। वो पता नहीं, मतलब उसको क्या ही ज़रूरत होगी और कितने चंद पैसों के लिए उसको बुलवा रहा होगा। बहुत मुश्किल है सोचना। और आजकल ना क्या हो रहा है, देखिए चंदना, मर्दानी तो फिल्म चली आई, उसके बाद दिल्ली क्राइम में इस बार हम लोगों ने देखा ट्रैफिकिंग वाली पूरी कहानियाँ। और अब जब से ये एप्स्टीन फाइल्स की खबरें इतनी रूह कपा देने वाली, बच्चियों के जो वीडियोस आ रहे हैं, तब से ना ये ज़्यादा समाज की इस कड़वी हकीकत की तरफ शायद ज़्यादा ध्यान जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये कड़वी हकीकत हमेशा थी, हम शायद उससे अपना मुंह मोड़े हुए थे। हाँ, है ना। और ऐसे वक्त पे ना आप स्पीचलेस हो जाएंगे, उनके लिए आप नहीं सोच सकते कि किस स्थिति तक वो, तो किसको बेचता, फिर वहाँ से बच्चा कहाँ तक जाता। नहीं, हमने गीतांजलि बब्बर का इंटरव्यू किया था ज़िंदगी रक्षा में, वो जीबी रोड पे जो रेड लाइट एरिया है दिल्ली का, वहाँ पर काम करती हैं, वहाँ दीदियों के लिए। उन्होंने बताया कि कैसे ही लाते हैं, शादी का धोखा देके कई बार वो करके, और फिर छोड़ के चले जाते हैं, बेच के चले जाते हैं। कभी कोई ट्रैफिकिंग वाला आपके सामने कि आप वो ट्रैफिकर था वहाँ पर और आप लोगों ने उससे उस बच्चे को बचाया, ऐसा कोई? जी, ट्रैफिकिंग का तो 2024 में जैसे 3 केस हुए थे, हम लोगों ने क्रैक किए थे। तो उसमें एक सबसे बड़ा केस हुआ था 26 बच्चों का। तो ये तो चाइल्ड लेबर के लिए ले जा रहे थे। अच्छा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बच्चों को ले जाते हैं, उन्हें ज़्यादा पैसे भी देने होते, और इन केस कोई एक्सीडेंट हो भी जाए तो कहाँ पता चलता है, वो इधर उधर कहीं ना कहीं गायब कर देते हैं। तो हम लोग अपना काम कर रहे थे, काम के दौरान जो है हम लोगों को ट्रेन चेकिंग करना था। ट्रेन चेकिंग में हम लोग एक दिन शाम में ट्रेन चेकिंग कर रहे थे, जुलाई का महीना था, हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। अब ट्रेन उसी टाइम आई तो हम लोग जनरल चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान जनरल कोच में काफ़ी सारे बच्चे, मतलब 26 से ज़्यादा दिख रहे थे वो। कुछ बच्चे थे, कुछ की एज ज़्यादा थी। तो वो बच्चे थे तो वो सभी एक ही जैसे दिख रहे थे, मतलब जो काम करने का तरीका होता है ना कि एक ही तरह के कपड़े, गमछा वगैरह डाला हुआ, जैसे एक ही गांव से आए। हाँ, एक ही गांव से, इस तरह का, या आसपास के गांव से। तो उनसे बातचीत किया जैसे स्टाफ नॉर्मली कि मतलब भाई कौन कौन काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को अपना टैक्टिस भी यूज़ करना था। हम जनरल अगर पूछताछ करेंगे तो हर जगह नहीं पता चलेगा। एक होता है ना कि हाँ भाई पुलिस वाले पूछने आए हैं तो कुछ लालच या उस टाइप का। तो उनको लगा कि हम कुछ लालच से आए हैं, तो उन लोगों ने हाँ 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 हम लोग जा रहे हैं काम के लिए, इस तरह से बताना शुरू किया। और सभी को मतलब ऐसे ग्रुप में बैठे थे, कुछ 10 लोग इधर, कुछ 5 लोग इधर। तो हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया पहले, और ट्रेन का टाइमिंग था तो उस चीज़ को देखते हुए उन लोग को पहले सेफली प्लेटफॉर्म पे उतारना ज़रूरी था, ये कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो अच्छा, ट्रेन जाने वाली थी और आपने रोक लिया? ट्रेन आई थी, 5 मिनट का स्टॉपेज था और आगे ट्रेन जाने वाली थी। तो उन लोग को उतारा और उसी बीच जो है उनसे पूछा कि तुम्हारा मालिक कहाँ है? मालिक उधर है, स्लीपर के साइड कहीं पे बैठा हुआ था। तो वहीं तुरंत दौड़ करके मेरा स्टाफ पहुंचा और उन लोगों को उतारा और ट्रेन स्टार्ट हो गई, जाने दिया ट्रेन को। फिर उनको बिठाया, तो उसके बाद पहले हम लोग ने बातचीत की कि कहाँ ले जा रहे हो, कैसे ले जा रहे हो। तो उसने बताया कि सभी बच्चों को जो है 8-8 घंटे के काम के एवज में 8-10 हज़ार रुपये देंगे, और किसी फैक्ट्री में ले जा रहे थे। वैसे तो उन्होंने बताया कि वो गार्डनिंग का काम करने ले जा रहे हैं,
बट ये भी सब झूठ होता है। हाँ, सब इसी तरह का होता है। वो लेबर ले जाते हैं, उनका एक डिसाइडेड रहता है कि हम इतने लेबर लाएंगे तो पर लेबर का उनको चार्जेस मिलता है। तो वो इस तरह से, और वो भी मतलब फर्स्ट चैनल था वो किसी और को देता, वो फिर किसी और वो किसी और को देता। तो हमने फर्स्ट चैनल को क्रैक कर लिया था। फिर उनको, हमारे सामने उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी कि एक तो इतने सारे बच्चे, फिर वो 2 ट्रैफिकर, किसी तरह की अफरा तफरी मत मचे स्टेशन पे, कोई ऐसा अचानक ऐसा ना हो जाए कि अरे क्या हो गया, क्या बात हो गई। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उसमें हमारे साथ BBA के स्टाफ भी थे। बचपन बचाओ जी, शाम में हम लोग 5:30 बजे के आसपास बच्चों को इकट्ठा किए थे, और सुबह 3:30 बजे उन लोगों को जो है फाइनल डिस्पोजल के लिए शेल्टर होम भेजा गया। अच्छा, शेल्टर होम गए, अपने गांव नहीं गए थे? नहीं, क्योंकि ये हमने केस दर्ज करवाया ना, तो उनको शेल्टर होम भेजा गया। शेल्टर होम में फिर जो ASTO डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा आगे की पूछताछ की जाती है, क्योंकि हमने 2 ट्रैफिकर हाँ, क्योंकि को घर वालों ने हो गिरफ्तार सकता है किया। मर्जी से भेजा हो, हाँ, पैसों के लिए, क्योंकि उसको लालच दिया गया था ना। अब किसी भी देखिए गांव के बच्चे को 8-10 हज़ार अगर मिल रहा है महीने तो वो चला जाएगा, घर वाले भी भेज देंगे। बिल्कुल। पर वो बच्चे खुश थे बचाए जाने के बाद, या उन्हें तो कुछ भी नहीं उन्हें पता समझ ही नहीं आ रहा होगा? हाँ, उन्हें बस ये समझ में आ रहा था कि कहीं से हम लोग को लाया गया, खाना खिलाया गया था, और हम लोगों ने खाना भी खिलाया। फिर बच्चे ज़्यादा टेंशन में मत आए, इसलिए थोड़ा हंसी मजाक भी चल रहा था। फिर जब शेल्टर रूम में चले गए, तब बच्चों को लगा कि अच्छा हमने कुछ गलत किया है, हम लोगों को पकड़ के रख लिया पुलिस वालों ने। तो वहाँ भी उनको समझाया गया कि आप लोग को पकड़ा नहीं गया है। फिर देखिए, वो बाल मजदूर मतलब मजदूरी के लिए जा रहे हैं, तो उनको पढ़ाई का कुछ नहीं समझ में आएगा। अब उस गांव से वो उसी तरह का काम करने के लिए या पैसों के और लिए, एक बार बच गए दोबारा भेज दिए जाएंगे, आप लोग कब तक बचाएंगे? हाँ, लेकिन जब तक हो सक रहा है। एक बात बताइए, तो जैसे आपने फर्स्ट चैनल, जो आप कह रही है हमने फर्स्ट को पकड़ा, फिर उसके बाद क्या सेकंड थर्ड तक पहुंच पाते हैं आप लोग, या फिर आपका काम वहीं खत्म हो जाता है? नहीं, हमारा तो चूंकि रेलवे का, के रहता है, तो उसके बाद हम लोग ASTO में दर्ज करवा देते हैं केस। फिर ASTO यूनिट का काम होता है उसके आगे उस केस की इन्वेस्टिगेशन करना। कभी हेल्पलेस भी फील किया चंदना? बहुत बार। किसी को नहीं बचा पाए हों, या इसके लिए मैं ये करना चाहती थी, मैं नहीं कर सकती? बहुत बार मुझे लगता है कि एक तो ट्रैफिकिंग पर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बच्चियों के मामले में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। हाँ, बेटी की माँ है कि हाँ, तो उनके लिए लगता है कि वो कैसे मतलब किसी पे इतना यकीन कर लेती हैं कि उसके लिए अपने घर से वो निकल जाती हैं। ट्रू। तो हम लोग तो चलिए समझा करके उनको, उनके पेरेंट्स को वापस कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो किस तरह से रहती होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स का उन पे निगरानी ज़्यादा हो जाता होगा, क्योंकि घर से एक बार बच्ची चली गई है, तो उन पेरेंट्स के लिए भी बहुत टेंशन वाली बात सही है। बात। तो उन बच्चियों के लिए मुझे लगता है कि अभी का टाइम ऐसा क्यों हो गया है कि ये बच्चियाँ खेलना, खाना, पढ़ाई छोड़ के पूरा फोकस जो है इन चीज़ों पे आ गया है। एक बात बताइए, कोई ऐसी घटना किसी बच्चे के साथ, या इवन किसी बड़ी लड़की के साथ, या किसी इंसान के साथ, जब जिसको सुनकर या देखकर आपको, आपका इंसानियत पर से भरोसा उठ गया, कि मतलब ऐसा भी हो सकता है? हाँ, ऐसे देखिए, मैंने आपको बताया कि 1500 का जो है डिजिट ना, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, लेकिन कुछ होता है कि कुछ हम बता पाते हैं, कुछ नहीं बता पाते हैं। तो एक बच्ची का बताऊंगी मैं, वो मुझे लगता है शायद वो 14-15 साल की थी, और वो जिससे बातचीत कर रही थी या जिसके बातचीत के भरोसे आई थी, 30 साल का था वो बंदा। मतलब 14-15 साल। हाँ, और उस बंदे ने से मतलब 1 साल से बात कर रहा था, और इसको ये कह रखा था, उसको बता रखा था कि उसकी वाइफ है, उसके 2 बच्चे हैं, बट वो इसके लिए छोड़ देगा उन सबको। ओह माय गॉड। तो बोलिए, मैं आई तो हूँ, लेकिन वो मुझे अभी तक मिला नहीं है, मैं काफ़ी देर से ढूंढ रही हूँ, और ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। तो मैंने पूछा अच्छा नाम बताओ, उसने नाम बताया। मैंने कहा नाम, अच्छा, मैंने कहा कि अच्छा तुम्हारे बराबर का ही है, तुम्हारे गांव का है इस टाइप का? तो उसने कहा कि नहीं, गांव का नहीं है, किसी मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ उसका स्टेट, कहीं और से, यूपी स्टेट का नहीं, कहीं और स्टेट का नाम बताया। फिर मैंने उसकी एज पूछी है, मैंने कहा कि कितना बड़ा है तुमसे, 1 साल 2 साल? बोली नहीं, वो तो मुझसे बहुत बड़े हैं। मैंने कहा कितना बड़ा होगा? बोली 30-35 साल के होंगे। बड़ी इज्जत से बात कर रही थी। ये बच्चा मतलब देखो कैसे, मतलब क्या सोच के ये कर रही है। फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, उसी से बात करवाओ। बोली उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा। मैंने कहा लास्ट टाइम कब लगा था? तो बोली कल लगा था। कल उसने किसी दोस्त के फ़ोन से लगाया था कि तुम आ जाओ और लखनऊ पहुँचो, और लखनऊ से उसको बस बता रखा था या जो भी,
उसे पकड़ के फलानी जगह पे आ जाना। और सच मानिए मेरा मतलब मैं बिल्कुल स्तब्ध थी बहुत देर के लिए, क्योंकि 30-35 की एज बहुत ज़्यादा होती है और एक 15 साल की बच्ची है। तो फिर मैंने उससे तो मिले कहाँ थे ये बताया? फ़ोन से, इंटरनेट से, इंस्टाग्राम वगैरह सभी भाषाओं में उपलब्ध है, तो उससे बातचीत के दौरान। और सबसे बुरी बात ये थी कि उसको पता था कि वो उसका वाइफ भी है और उसके बच्चे भी हैं। और फिर भी उसके मतलब प्यार में पड़ गई क्या? हाँ, मतलब उसका बातचीत ऐसी था, हाँ उनकी वाइफ है, वो बिल्कुल पागल है, वो समझती नहीं है, तो वो उनको छोड़ देंगे। उस बच्ची ने 12:30-1 बजे दिन में, उसने शाम 5:30 बजा दिया था उसने पूरी बात। मुश्किल है ना ये। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो उसका था कि वो मिलेंगे मुझे, आज वो मिल जाएंगे, कैसे भी मिल जाएंगे, आप लोग की वजह से बल्कि नहीं मिल रहे हैं, मतलब हम उसे दुश्मन लग रहे थे। फिर इसको भी वहीं हाँ, चाइल्ड उसके बाद तो एक्चुअली प्रोसेस ही वही है कि चाइल्ड हेल्पलाइन के स्टाफ के साथ उनको CWC में प्रोड्यूस करते, वहाँ पे एक जज होते हैं, बाकी और 4 लोग जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं, तो वहाँ पे साइकेट्रिस्ट भी होती हैं और भी होती हैं सब जो बात कि करते हैं। जी बच्चों से काउंसलिंग करवाते हैं। कभी आप फॉलो अप करते हैं कि उस बच्चे को जिसको बचाया था उसका क्या हुआ आगे? हाँ, आपको पता रहता है सबका क्या जी, हुआ? अगर आसपास के हैं तो 24 घंटे के अंदर अगर उनके पेरेंट्स आ जाते हैं तो पेरेंट्स को दे दिया जाता है। अच्छा। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मतलब वो एग्जैक्ट अपना एरिया नहीं बता पाते। हाँ। तो फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो है उनके मतलब आसपास का जो भी एरिया वो बता पाए जितना भी, तो वहाँ पे सिविल पुलिस अपना सर्च शुरू करती है। तो गाँव से किसी से पता चल ही जाता है कि यहाँ का बच्चा गया हुआ है, तो अगर उसके पेरेंट्स एबल हैं आ सकते हैं तो वो आते हैं, अदरवाइज़ फिर जो सिविल पुलिस है और शेल्टर होम के स्टाफ है वो उनको छोड़ने जाते हैं। चंदना, आप एक सवाल पूछूंगी, हो सकता है आपको लगे कि कैसे सवाल है, लेकिन देखिए आप अगर अच्छा काम कर रही हैं, आपकी टीम अच्छा काम कर रही है, तो बहुत सारे ऐसे भी होते होंगे कि बचाया जा सकता था उस बच्चे को, लेकिन उसी वजह से आई थिंक ऐसे ही लोगों की वजह से जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ तस्करी हो भी तो रही है। देखिए, जहाँ पे हम लोग अभी लखनऊ मंडल में काम कर रहे हैं वहाँ तो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार जैसी कोई स्थिति नहीं है। और चाइल्ड रेस्क्यू में मैं और मेरी टीम जो काम कर रही है तो वो पूरी तरह जो है हमारे सीनियर DSC की निगरानी में है। तो हमारे सामने ऐसा कई बार मौका आता है कि कोई पैसे ऑफर करे। जी, कई बार ऐसा आता है, लेकिन सच पूछें तो उस बच्चे का देख करके कभी ऐसा नहीं, और वैसे भी मतलब कभी उस ओर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी बड़ी तनख्वाह दे रही है। हाँ स्वीट, अगर हर कोई चंदना की तरह ये सोच रख ले तो कितना अच्छा हो। कभी ऐसा भी होता होगा जैसे अगर मुझे कोई पकड़ के ले जा रहा है, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, तो मैं शायद इशारा करके मदद मांगूँ, बच्चे या कोई बड़ी लड़कियाँ भी तो कोई ट्रैफिक हो रही हो आपसे मदद तो मांग सकती है ना, वो या सिर्फ बच्चों की ही है? ऐसा तो नहीं अगर किसी लड़की को, जवान लड़की को भी ले जाया जा रहा है और वो आपसे मदद मांगे, ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ है और आपने मदद की हो? जी, ऐसा 2-3 बार हुआ है कि वो इशारे में शायद आपको बता रही हो। हाँ, 18 साल से बड़ी लड़कियां कई बार ऐसा हुआ है कि आई हैं और डायरेक्ट बोला उसने कि साथ में मेरे भाई है, लेकिन जब भाई बोलने का उसका तरीका था, उसके फेस का एक्सप्रेशन था, तो उससे समझ में आ गया कि ये हेल्प मांग रही है। हाँ, मेरे भाई हैं, मुझे जगह नहीं मिल रही, अच्छा वेटिंग हॉल किधर है, तो वो जिस तरह से उसका फेस का एक्सप्रेशन या घबराना, तो उस समय देखिए, उस समय हम लोग को प्यार या नम्रता से नहीं काम लेना होता है, उस समय अपना असली मतलब पुलिस वाला जो रूप है वो दिखाना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त बहुत ये समझिए कि बहुत थोड़ा सा चांसेस रहता है सही और गलत में डिसाइड करने का। ट्रू। तो उस समय बस तुरंत अपना एक्शन दिखा करके, और वहीं पे अगर पता चल जाता है, कई बार होता है कि हम लोग को देख के भागने की कोशिश भी करते हैं, तो फिर तुरंत धरपकड़ करके GRP को दिया जाता है, वन स्टॉप सेंटर के लिए आगे की कार्रवाई वो करती है, क्योंकि इसमें लंबी कार्रवाई होती है, लड़की का मेडिकल भी करवाना होता है, उससे क्लियर ये बात भी करनी होती है, क्योंकि 18 साल से ऊपर वाले में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि उस अपनी मर्जी से आई है, बाद में जो है इस कर तरह गई का, है। हाँ बहुत सारी बातें रहती फॉल्स एलिगेशन तो नहीं? बिल्कुल। आपको कुछ दिखाती हूँ मैं। जय हिंद, मेरा नाम देवांश शुक्ला है और मैं 2014 सिविल सर्विसेज एग्जाम बैच से हूँ। मैं लखनऊ में पोस्टेड हूँ जुलाई 2024 से। इससे पहले मैं बैंगलोर से आया था,
जहाँ पे बहुत अच्छा काम एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के में मेरी प्रेडिसेसर श्रीमती देवस्मिता चट्टोपाध्याय मैम ने किया था। और क्योंकि मैं बेंगलोर से आया और मैंने उनकी टीम को खुद अपनी आंखों से देखा, तो वही चीज मैंने यहाँ रिप्लिकेट करने की कोशिश की। हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट टीम, इसको लीड करती हैं हमारी इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ऑल्दो मेरे पास टेक्निकल आईटी डिग्री है, बट हमारी जो टीम है ये इसने जो अपने स्किल सेट होन किए हैं, ये एक सॉफ्ट स्किल्स जो बच्चों से स्वयं इंटरेक्ट करके हैं, साथ ही साथ ये टेक्निकली सॉफ्टवेयर से यूज करते हैं, जिससे हम लोग पैसेंजर का डेटा एनालिसिस, कौन पैसेंजर चल रहा है, किस एज ग्रुप का है, प्रोफाइलिंग और सीसीटीवी एनालिसिस। तो इतने ये लोग इसमें स्किलफुल हो चुके हैं कि ये बहुत जल्दी ही पहचान लेते हैं 2 से 4 मिनट में कि कौन बच्चा जो है इस समय मदद मांग रहा है या कौन बच्चा जो है इस समय उस कंडीशन में है। और साथ ही साथ इनको मैंने अपनी टीम को कुछ और भी पावर्स दी, जो उनका ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन था, वहाँ पे और भी अगर कोई अन्य इलीगल एक्टिविटी दिखे तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें, जिसकी वजह से इनका वर्चस्व बना। और इन्होंने अपने इन्फॉर्मर्स जो कि इन्होंने डेवलप किया, ये श्रेय पूरा का पूरा इनको जाता है। एक चीज मैं लास्ट में और बताना चाहूंगा, सरकारी नौकरी में कई बार आदमी के अंदर ये बिलीफ होता है 8 घंटे 9 घंटे की नौकरी होती है, लेकिन ये वाली हमारी टीम 24 घंटे ड्यूटी पे रहती थी। आज के दिन भी कई बार मैंने पाया है कि मेरे पास कोई इनपुट आया, जब तक मैंने शेयर किया मुझे पता चला हमारी टीम तो फील्ड में है रात के 2:30 बजे, और जबकि ये प्रिडोमिनेटली फीमेल स्टाफ से जो है पोस्ट होल्ड कर रही हैं। मैं अपनी टीम को एक बार और बेस्ट विशेस देना चाहूंगा, और साथ में रेलवे मंत्रालय को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिसने चंदना सिन्हा मैम को मिनिस्टर अवार्ड अति विशिष्ट रेलवे पुरस्कार से सम्मानित किया। थैंक यू। पूरा बता दिया इन्होंने। तो चंदना, आप लोगों को जैसे ये वाला जो ऑपरेशन की हम बात कर रहे थे, इसके लिए खासतौर पर कोई ट्रेनिंग भी दी गई है कि अब भाई कैसे पहचानना है लोगों को, बच्चों को खासकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे देखनी है? नहीं, कोई ट्रेनिंग तो नहीं दी गई थी। हाँ। 2024 में जैसा सर ने बताया कि उनकी पोस्टिंग हुई, और उनका मानना था कि हम लोग फील्ड के लिए बने हुए हैं, हम लोग ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, तो ये हमारा मिसयूज़ है। तो उन्होंने हो सकता है कुछ काबिलियत देखी और उन्होंने मुझे फील्ड पे डाला। स्टाफ को इकट्ठा करा हमने कि हम कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारा तो हम लोग की ट्रेनिंग में समझाया जाता था सारे अपराध के लिए। तो ये चीज़ जो था ये नई थी आपके हाँ, इसमें आपको मतलब पुलिस होने से ज़्यादा जो है आपको इंसान बनना और काउंसलिंग करनी है, सब कुछ करना है, अलर्ट रहना है। और बच्चा कोई क्रिमिनल तो है नहीं कि उसके पीछे दौड़े और उसको पकड़ लिया। पूरा प्लेटफॉर्म है, पूरा स्टेशन है, बड़ा है, और पूरा रेल प्रीमाइसेस है, और उसमें किसी बच्चे को जान पाना या किसी ट्रैफिकर को जान पाना, तो उसके लिए हम लोगों ने अपना अपना टैक्टिक्स यूज किया। उन्होंने इन्फॉर्मर वर्ड यूज किया, तो मैं वही सोच रही थी जैसे फिल्मों में होता है ना कि चाय वाला शायद आपका इन्फॉर्मर हो या सफाई वाला आपका इन्फॉर्मर। देखिए, हाँ, वो चाय और सफाई वाले भी इन्फॉर्मर होते हैं, लेकिन वो अपराधियों के लिए इन्फॉर्मर होते हैं। अच्छा, है ना, जो रेगुलर है वहाँ पे। हाँ, चोरी के लिए या सामान इधर उधर उठाने के लिए। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसको आप पहचान नहीं सकते इजीली कि वो ट्रैफिकर है या वो किसी गलत नियत से ले जा रहा है, क्योंकि वो बाकायदा टिकट कटा के ले जा रहा है, बच्चों को साथ में लेके ले जा रहा है, खाना वाना खिलाते ले जा रहा है, वैसा कोई खींच तान के तो ले जा नहीं रहा कि पता चल जाए। लेकिन जो BBA साथ में काम करी थी, अभी AVA हो गई है, तो इनका ये रहता था कि ये भी सिविल में होते हैं, तो ये लोग घंटों घंटों किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जैसे पहले पीछे से सफ़र करके आ रहे हैं। अच्छा, पूरे ट्रेन में घूम रहे हैं, नज़र रख रहे हैं। हाँ, और उनको अगर कुछ पता चले तो वो फिर फ़ोन करके, तब तक हम लोग इधर रेडी हो जाते थे। और हम लोगों ने भी कई कई घंटे जो है पैसेंजर्स के बीच में गुजारा है, मतलब ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, उसी तरह बैठ करके सामान लेके बैठ गए हैं। अच्छा, अपनी यूनिफॉर्म में नहीं? नहीं, क्योंकि पहले ये जानना ज़रूरी था कि हो क्या रहा है। अब ऐसा तो कुछ था नहीं कि कहीं पे एकदम एग्जैक्ट सीट है, उठे और वहाँ पहुँच गए, पकड़ के ले आए, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो पहले ये चीज़ों को समझा, और बाकी सारी चीज़ें बता दूंगी तो आपका चैनल और भी लोग देख रहे हैं तो उन्हें पता चल जाएगा ना। हाँ, वो समझ जाएंगे। हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें कहाँ तक और कितने लोग शामिल है नहीं पता। नहीं, ऐसा कुछ मत बताइए आप, जैसे आपका काम खराब हो। थोड़ा अगर आंकड़ा कुछ बता सकती हैं चंदना कि जैसे 1,500 बच्चे हम कह रहे हैं बचाए हैं, उनमें से कितने घर से खुद भागे हुए थे, कितने खो गए थे, और कितने ट्रैफिक किए जाते हैं, ऐसा कुछ मोटा मोटा आंकड़ा आपके पास होगा? जी, 2024 में 40 बच्चे सिर्फ हम लोग को जो है ट्रैफिकिंग वाले थे वो। अच्छा,
और बाकी जो 494 में है, बाकी उसमें से कुछ लापता थे, कुछ भाग कर आए थे। मैक्सिमम देखिए भाग के आने वाले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ट्रेन मुझे लगता है उनके लिए आसान माध्यम तुरंत होता है। दूर ले जाएगी घर से। हाँ, तो ये होता है। और 25 में भी उस तरह से जो है 36 बच्चे ऑलमोस्ट जो थे ट्रैफिकिंग वाले थे, हज़ार में, और बाकी सारे बच्चे जो हैं लापता वाले, भागे वाले होते थे। चलिए अब थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ डिस्कस करते हैं। आप आरपीएफ में क्यों आई, कैसे आई, कहाँ की रहने वाली हैं? बचपन से क्या ये था कि कभी पुलिस में आना है? नहीं, अगर बचपन की बात कहें तो मेरा जन्म बिलासपुर में हुआ था, लेकिन मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिसर थे तो उनका ट्रांसफ़र जगदलपुर हो गया था। अच्छा, छत्तीसगढ़, हाँ। जी। तो नक्सलाइट एरिया था, एक सादा जीवन, सिंपल लोअर मिडिल क्लास का जैसा होता है। गर्मी छुट्टी में नानी के यहाँ जाना, दादी के यहाँ जाना। तो लेकिन एक समस्या थी हम लोग के साथ कि गर्मी छुट्टी में जब हम लोग को जाना होता था तो वहाँ पे रेल लाइन नहीं थी। अच्छा। तो पहले वहाँ से 8 से 9 घंटे हम लोग को बस में सफ़र करना होता था, और फिर बिलासपुर या रायपुर पहुँच के वहाँ से हमें ट्रेन पकड़ना होता था जमशेदपुर या अंबिकापुर के लिए। एक मतलब आम जीवन जो होता है ना, बस वैसे ही। लड़की पढ़ रही है, मतलब लड़की थोड़ी बड़ी हो गई तो शादी कर देना है, लड़के को नौकरी लगा देना है, ये सामान्य सा जीवन हम लोग का था। तो अगर सबसे पहला इंसिडेंट कहें तो 1995-96 की बात है मुझे लगता है। हम लोग इसी तरह आना जाना चलता था, तो उस समय बिलासपुर स्टेशन पे शायद कुछ हुआ था, चक्का जाम जैसा कुछ। तो हम लोग वहाँ से जगदलपुर से बस लेके तो आ गए, लेकिन फिर वहाँ से ट्रेन का जो था हमें पता चला कि आज तो चक्का जाम वगैरह वाली स्थिति है, तो मुश्किल है निकल पाना। तो उन्होंने एक जनरल जो टिकट कटाते हैं, जनरल टिकट लेके ट्रेन जाती थी जमशेदपुर की तरफ बिलासपुर से। तो उस ट्रेन में हम लोग जो टॉयलेट वाला एरिया होता है स्लीपर क्लास में, हम लोग उसमें बैठ गए। तो रात का सफ़र था, 2:30 से 3 बजे का मुझे लगता है टाइम होगा। तो वो पार होता था जितनी बार, तो वो हमें मतलब पैरों से हल्का सा ऐसा करके फिर पार होता था। तो ये 2 से 3 बार हो गया था। तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी काफ़ी वरीड हो रही हैं, और उन्होंने एक चादर निकाला बैग से और बच्चों को ऐसा करके चादर से ढक दिया। और वो जो 1 से 1.5 घंटे का टाइम था, वो मैंने मेरी मम्मी को पहली बार देखा कि मतलब मेरी मम्मी के चेहरे पे मुझे डर दिखा। अब उस समय तो हम छोटे थे, वो जिस भी चीज़ का डर था उस समय नहीं समझ में आया, अब समझ में आता है जब खुद उस लाइन में आ गए। तो मेरे मन में था, मैं फ़्रॉक पहनती थी, मम्मी बार बार जो है फ़्रॉक को ऐसा ठीक करने की कोशिश करती थी। तो मेरे मन में था कि एक दिन ना मैं अफ़सर बनूँगी, तो मैं इस ट्रेन की मालिक बनूँगी, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो इस इंसिडेंट के बाद, मतलब ये एक जनरल सा इंसिडेंट था, ये ख़त्म हुआ। उसके बाद DD1 में आता था उड़ान सीरियल। हाँ, अरे वो तो हमारी मैं भी बहुत इंस्पायर्ड थी उसको बस देख के, लगता था बस यही बनना है, बस IPS में। और मुझे ना उसमें मुझे तो वो उनकी कविता चौधरी जी से मैं बिल्कुल सोचती हाँ, मैं भी इन्हीं की तरह दिखती हूँ, वैसे 2 चोटी बांध करके उस समय पे। तो मुझे बिल्कुल वो ऐसा कैप पहनते हुए, जूते का वो लगाते हुए, बेल्ट लगाते हुए, मुझे बड़ा उस सीरियल ने मुझे लगता है पूरी पीढ़ी की लड़कियों को इंस्पायर। शायद एक मन में एक बात ज़रूर हमेशा काटती थी कि हम लोग का स्कूल में जब हम लोग छोटे थे तो ऐसा रहता था सिन्हा जी के बच्चे हैं, तो ये चीज़ थी। तो मैं हमेशा मेरे पापा से लड़ती थी कि एक दिन देखना आपको मेरे नाम से याद किया जाएगा कि वो देखो चंदना के पापा जा रहे हैं। और फिर मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की भिलाई में। पेरेंट्स इसमें ठीक थे कि भाई तैयारी करो एग्जाम, मतलब ऐसा नहीं कि शादी करो, शादी का प्रेशर नहीं, उनका प्रेशर रहता था। इस बार नहीं पास हुई तो शादी कर ली। अच्छा। तो मैं जैसे ही एक एग्ज़ाम देती थी ना, उससे पहले ही मैं साथ में दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छा ये वाला हो जाए ना, फिर पक्का कर देना। और देखिए नो डाउट ये तो है कि पेरेंट्स के पास मेरे भी बहुत पैसे नहीं थे कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी कोचिंग करवाई है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आप अच्छा कोचिंग करने आप कहाँ गई थी? भिलाई गई थी। जी। तो सारे एग्जाम दे रही होंगी उस समय तो, सरकारी नौकरी वाले। मेरे मन में हमेशा से ये रहा कि हम लोग को, मतलब महिलाओं को, जेंट्स को भी, सभी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सही बात। और फिर कुछ बनने वाला तो बीच बीच में उठता था कि हाँ कुछ बनना भी है। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और उस साल 2006 में RRB के द्वारा पहली बार डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो रहा था। अच्छा। गर्ल्स के लिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। जी हाँ। और ये फर्स्ट टाइम था ऑल इंडिया में। अच्छा। और मैंने भी एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम के लिए तैयारी की। और
उस समय मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, और एक सर हुआ करते थे, मतलब मेल फ्रेंड होता था और एक मेल फ्रेंड को तो हम लोग कुछ भी ऐसे नाम से बुला लेते थे, उनका नाम मोहन था, लेकिन कुछ भी नाम से हम लोग बुलाते थे। तो मेरा इस एग्ज़ाम को देने का कोई वो नहीं था, उन लोगों के बोलने पे मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। ओह, देखिए आपके भाग्य में जो चीज़ होती है। यस, वो 5 रुपए मैं आज तक उसको नहीं लौटा पाई, हाँ। क्योंकि उसका शायद कहीं उसे जॉब लग गया। वो 5 रुपए का फॉर्म होता था और वो लेके आया था फॉर्म, मैंने खरीदा भी नहीं था। माय गॉड। तो फिर मैं इसकी तैयारी करने लगी और इसके अलावा मैं आईबी और बाकी चीज़ों की भी तैयारी कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में कई बार आपको असफलता मिलती जाती है, आप जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो पहली असफलता तो पीएमटी में मिल गई, मेडिकल टेस्ट में। उसके बाद मैं एसएससी से आगे की पढ़ाई कर रही थी, तैयारी कर रही थी, इसमें भी असफलता। मैंने बैंक के एग्ज़ाम दिए, उसमें भी सारी असफलताएँ आ रही थी। तो मैं भी 1 साल में मतलब फेड अप हो चुकी थी कि अब कुछ नहीं होने वाला है। मैंने सोच लिया था कि बस अब हो गया, अब शादी कर लेती हूँ। हाँ, अब घर चलें, सामान उठाते हैं, घर चलते हैं। और कुछ बुक्स तो मैंने बेच दिए थे क्योंकि मैंने खरीदे थे, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। तो जो बुक्स लोग बेचते थे, छोटे-छोटे ना स्टॉल हुआ करते थे उस टाइम पे, है ना? तो उनसे ना मैं वो पेपर खरीद के लाती थी। अच्छा, ये पेपर दे दीजिए, ये पेपर दे, उनको इकट्ठा करके मैं बुक्स बनाती थी उनसे। क्योंकि पापा का था कि मैं खर्चा कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें अपने से जो करना है वो करो। तुम करो। क्योंकि वो एक टिपिकल इंडियन फैमिली की बेटी पे लगाएंगे तो तो शादी कैसे करेंगे? तो उनका था कि मैं जमा कर रहा हूँ तुम्हारी शादी के लिए, बाकी तुम्हें जो करना है। तो कई बार तो ना वहाँ पे मतलब मेरा जो कोचिंग सेंटर था वहाँ वो ओपन वाला डस्टबिन डब्बा होता है ना, डब्बा रखा रहता था, मैं उसमें से भी पेपर निकालती थी नोट्स वाले। ओह माय गॉड। मैं उसमें से निकाल के उसको सीधा करके कि अगर मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मैथ्स में बहुत ज़ीरो थी तो ये मेरे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि बाकी सब चीज़ तो ठीक है, मैथ्स में निकालना मतलब कैसे होगा? हाँ। चलिए आपको कुछ सुनवाती हूँ मैं। हेलो चंदा मैम, आपके लिए ये मैसेज बोलते हुए बहुत गर्व और खुशी का एहसास हो रहा है। डेफिनेटली आपने जो उपलब्धि हासिल की है वो आपके लिए और देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है। लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये बहुत गर्व और खुशी की बात है, क्योंकि मैंने आपकी इस पूरी जर्नी को, अभी तक की जर्नी को काफ़ी करीब से देखा है, शुरुआत से देखा है। मुझे आज भी वो दिन याद हैं, 19 साल पहले भिलाई में, जहां आपने अपनी पूरी मेहनत की थी आरपीएफ के एग्ज़ाम के लिए। आपकी वो लगन, वो निष्ठा, वो हार्ड वर्क, कमिटमेंट जो आपने अपनी तैयारी में दी, उसी का फल आपको आज मिल रहा है। आपने ना सिर्फ बहुत सारे स्ट्रगल्स झेले जब आप अपनी तैयारियां कर रही थी, उसके बाद पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स बहुत सारी झेली, बट स्टिल आज जो आप इस मुकाम पे पहुंची हैं वह उसी का परिणाम है। आज से 19 साल पहले जो आपने सपना देखा था, आज वो एक हकीकत है। आपको मेरी ओर से दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ। आप बहुत आगे बढ़ें, बहुत ऊपर जाएं और अच्छा काम करते रहें। थैंक यू सो मच अंजना। यही विनीत सर हैं। तो जब मैं तैयारी कर रही थी, जब प्रेशर ज़्यादा था कि अब मतलब पढ़ाई छोड़ो, अब तो शादी करना है, तो उस टाइम मैं साइड बाय साइड प्राइवेट जॉब ढूंढ रही थी कि मतलब कुछ तो भी मैं दिखा दूं घर में कि हाँ मैं कुछ जॉब कर रही हूँ। तो उस समय ये इंश्योरेंस था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है नाम, तो इंश्योरेंस के लिए मैं इंटरव्यू देने गई थी। तो ये सर वहाँ पे थे, तो इन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो,
तो मैंने अपनी बात बताई। तो उन्होंने पूछा कि इस फील्ड में क्यों आ गए हो? मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस ना अभी जॉब चाहिए, आप मुझे कुछ भी करवा लीजिए यहाँ पे। और इन्होंने बोला कि तुम इस जॉब के लिए नहीं बनी हो, तुम जो तुम कर रही हो उसी को करो, तुम ये सब प्राइवेट जॉब नहीं कर पाओगी। तो आपने फिर नौकरी की इनके साथ में? नहीं, इन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं करने दिया। मैं इनसे काफ़ी लड़ी कि आपने मुझे क्यों नहीं ज्वाइन करने दिया। तो उन्होंने कहा कि इस काम में तुम दिन भर परेशान रहोगे तो तुम पढ़ाई नहीं कर कब पाओगे। करोगे? तो इनका था कि तुम पढ़ाई करो, तुम इस चीज़ के लिए नहीं बनी हो, तुम कुछ और। लेकिन आपसे जुड़े रहे ये? हाँ, आज तक। तो फिर नाश्ता कराते थे आपको? हाँ, और कहते थे इन सब, और वो पैसे लिखते थे और मैं भी पैसे लिखती थी। वो 10 रुपए का होता था, तो वो लिखते थे कि जब तुम बन जाओगी तो ये पैसे मुझे वापस करना, मैं तुम्हें फ्री में नहीं खिला रहा हूँ। तो मुझे रहता था हाँ। हो गए पैसे वापस? जी। जब भी मतलब उस 3 साल में, तो ये मुझे अगर इन्होंने पेन भी दिया ना तो उसके वो पैसे जोड़ते थे ताकि मुझे बुरा मत लगे। और मैं सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी खुददार, मतलब पहले मैं लिखती थी फिर खाती थी, और अगर मुझे ज़्यादा भूख भी लगी ना तो मैं एक्स्ट्रा नहीं खाती थी कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ जाएंगे। क्या बात है। सोचिए चंदना, वहाँ से यहाँ तक जब आपको इतना बड़ा एक पुरस्कार मिल रहा है, और देखिए पुरस्कार बहुत तरह के होते हैं, लेकिन वो पुरस्कार जहाँ जो आपकी ड्यूटी ही है, जैसे आपने शुरू में कहा ये तो हमारा काम है, लेकिन हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा लोग अपना काम ही तो ढंग से नहीं कर रहे हैं। अगर हर कोई खासकर सरकारी नौकरी में हर व्यक्ति अपना ही काम ठीक से कर ले तो उस देश की सूरत बदल जाए। वो काम अच्छे से करने के लिए आपको जब सम्मानित किया गया, ये पूरी यात्रा आज जब पीछे मुड़ के देखती हैं तो क्या ख्याल आता है मन में? देखिए सबसे पहले तो ना ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मुझे नहीं पता बाकियों को क्या लगता है, लेकिन उस जनरल कोच से आज फर्स्ट एसी में सफ़र करना। अच्छा, अब तो ऑफिशियली आपका? हाँ, तो ये ही बहुत बड़ा वो अचीवमेंट है। बात है, वाह। और जब हम लोग का सिलेक्शन हो गया और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पहली बार पापा के पास लोकल जो वहाँ के पुलिस स्टेशन से वहाँ से कॉल आया, मतलब कोई कांस्टेबल आया, तो चूँकि मैं बड़ी खुरापाती टाइप की थी तो मेरे पापा को लगा कि अब पता नहीं इसने क्या कांड कर दिया। तो मेरे पापा जल्दी में तैयार हुए, वहाँ पहुँचे तो शायद एसपी बैठे हुए थे वहाँ पे, और उन्होंने पापा को चाय और नाश्ता दिया। तो पापा कह रहे कि जो भी हो गया है सर, मैं इसमें ठीक हूँ, आप बस मुझे बता दें, है बच्चा है, गलती हो जाती है। मतलब वो बोलते जा रहे थे। तो जो भी एसपी सर थे उन्होंने पापा से कहा कि आपको पता है आपकी बेटी ने कौन सा एग्ज़ाम दिया है? बोले नहीं, अब वो कोई एग्ज़ाम ही नहीं दे दी। फिर उन्होंने बताया कि आपके बेटी का पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है। तो पापा ने पूछा कि क्यों, क्या हो गया सर, क्या बात हो गई, ऐसी क्या गलती हो गई? हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं, छोटी सी फैमिली है और बिटिया है, नादान है, वो सारा कुछ। तो फिर उनको पापा मतलब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सिलेक्शन हुआ है तो उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे मतलब मेरे ज़िले से कोई लड़की ऐसे सेलेक्ट हुई है। क्या बात है, वाह। तो वहाँ भी उनके लिए भी बहुत अच्छा वो था कि उस ज़िले से, मतलब जशपुर ज़िले से कोई लड़की। हाँ। क्या बात, वाह। तो आज पापा मम्मी हस्बैंड इन लॉज सबको बहुत फ़क्र होता है चंदना सिन्हा पर? जी, घर की बेटी बहू पर सबको। सब खुश हैं? चंदना, एक चीज़ ना चलते चलते मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, हम सबके लिए है। देखिए आप तो अपनी नौकरी कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, बट मुझे लगता है आजकल आप इतना, चूँकि जैसे हमने पहले भी कहा ट्रैफिक पर बहुत बात होने लगी है, ऐसे कौन से साइंस हैं, जैसे सिर्फ ट्रेन की बात नहीं है ना, हम एयरपोर्ट पे भी जा सकते हैं, हम बस में भी जा सकते हैं, हम सड़क पर यूं ही जा सकते हैं, हम सब चौकन्ने रहें थोड़ा कि अगर हमें ऐसा कोई साइन दिखता है तो हम इमीडिएटली पुलिस को संपर्क करें। क्या करना चाहिए हमें, कैसे हम सब मिलकर समाज के तौर पर बच्चों की ट्रैफिकिंग, खासकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं? देखिए आपने जैसा कहा कि हर क्षेत्र में, चाहे वो एरोप्लेन से हो, चाहे ट्रेन से हो, चाहे बस से हो, तो रेल का जो माध्यम है या रेल का क्षेत्र जो है वो आरपीएफ का है और सिविल में सिविल पुलिस का है। तो पहले सभी लोग जो है ना इस डिपार्टमेंट पे विश्वास रखें कि वो हेल्प के लिए ही बनाई गई है, और जब आप लोग 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो नेचुरली कि हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो
सड़क पे चलते या कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ भी अनयूजुअल लगता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हों, आजकल लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं, तो कोई भी अगर ऐसा लगता है कि कुछ अनयूजुअल है, बेधड़क आप उनसे पूछिए। और नहीं तो आप अगर स्टेशन पे है तो आप 139 में कॉल कीजिए, या आरपीएफ का सभी जगह पोस्ट होता है, उनके आरपीएफ में तुरंत पहुंच करके आप लोग जो है बताएं, क्योंकि जो पैसेंजर है वही हमारे सबसे बड़े आँख कान है। मतलब एक आम आदमी की नज़र तो हर जगह होती है ना, वो हर चीज़ को देखता है। देखिए यहाँ मैं आपको रोकूंगी, हमारी नज़र मुझे लगता है पहले 20-25 साल पहले सब लोग अवेयर रहते थे, अब हर कोई अपने मोबाइल में घुसा हुआ है ना, सबकी आंखें मोबाइल में। अगर वहां से हम थोड़ा हटा के आसपास देखें तो शायद हमें कोई परेशानी में बच्चा दिख सकता है, बिल्कुल, जिसको मदद की। बच्चा भी दिख सकता है, लड़कियां दिख सकती, कोई भी दिख सकते हैं, इवन बुजुर्ग लोग भी ऐसे हैं, और हम सभी को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। चलिए एक और लास्ट, चलते चलते हर वो चंदना सिन्हा जो कहीं बैठी है, एग्जाम की तैयारी कर रही है, पापा कह रहे हैं शादी कर देंगे, हर तरफ से निराश है या पैसों की तंगी, ऐसी हर चंदना को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि पूरे दिल से और पूरे लगन से अगर आपने काम किया है तो बस विश्वास रखिए और ईश्वर पे विश्वास रखिए और पूरे दिल से कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि सफलता ना मिले, प्रत्यक्ष नहीं मिलेगी, हो सकता है अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगी, पर सफलता ज़रूर मिलेगी। और हम महिलाओं को तो आज सबसे ज़्यादा हर चीज़ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और बस दिल से काम करते चलिए। थैंक यू सो मच चंदना, मुझे आपका काम के बारे में पढ़कर जानकर जितनी खुशी हुई थी उससे कहीं ज़्यादा खुशी आपसे मिलकर और आपसे बात करके हो रही है। हम उम्मीद करेंगे कि जितना अच्छा काम आप कर रही हैं वो आप करती रहें, और आपकी तरह सारे आपके जितने कॉलीग्स हैं देश भर में ऐसा ही काम करें, ताकि जो हज़ारों बच्चों की हम सुनते हैं कि बच्चे खो गए या तस्करी हो गई, उसको हम रोक पाएँ अपने देश में। थैंक यू सो मच।